तो 30 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 8 से 9 बजे के आसपास करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को भोजपुर गांव के पास करौली और मासलपुर रोड पर एक सेंट्रो कार के अंदर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर मरा हुआ था और महिला पीछे वाली सीट पर मृतक हालत में पड़ी हुई थी और दोनों को गोली मारी गई थी। गोली दोनों को सामने से मारी गई थी। हालांकि पुलिस सबसे पहले पूरे घटनास्थल की छानबीन करती है तो पुलिस को उस गाड़ी के अंदर से और कुछ भी नहीं मिलता है, केवल 3 बुलेट मिलती है और प्रसाद मिलता है, जिसे देखकर पुलिस ने ऐसा अंदाजा लगाया कि शायद ये दोनों पति पत्नी पास के किसी मंदिर में गए होंगे और ये प्रसाद भी वही का होगा। हालांकि पुलिस ने सबसे पहले अड़ोस पड़ोसी से पूछताछ की कि शायद कोई व्यक्ति इनको जानता है या फिर नहीं, लेकिन पुलिस को वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति से इन लोगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई और ना ही इन दोनों की पहचान हो पाई कि ये दोनों कौन है। इसीलिए पुलिस के द्वारा सबसे पहले दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि जब पुलिस ने गाड़ी के अंदर प्रसाद देखा तो पुलिस को शक हुआ कि शायद ये दोनों पति पत्नी किसी मंदिर में गए होंगे। इसलिए पुलिस के द्वारा आसपास के सभी मंदिरों और बाकी जगह की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली गई और करीब 150 से 200 सीसीटीवी कैमरों की फोटोज खंगाने से पुलिस को ये दोनों पति पत्नी करौली के दीक्षा केला देवी मंदिर में दर्शन करते हुए पाए गए। हालांकि उस समय उनके साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था जो कि उनकी गाड़ी में ही बैठकर आया था और उनके साथ उनकी गाड़ी में ही बैठकर गया था, लेकिन उस व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी और वो व्यक्ति वहां से गायब था। इसलिए पुलिस का पूरा टारगेट उस व्यक्ति को ढूंढने में ही लग जाता है और उस व्यक्ति की जगह जगह पर तलाश करने में लग जाती है। हालांकि पुलिस की काफी भाग दौड़ के बाद पुलिस ने चमन खान को गिरफ्तार कर लिया, जो कि इटकी गांव का रहने वाला था। और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की तब उसने पुलिस को गुमराह करने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और उसने बताया कि मैं मरने वाला विकास सिसोदिया के मामा रामबस का नौकर हूं और मैं उन्हीं के यहां नौकरी किया करता हूं और इन दोनों का मर्डर रामबस ने किया है। अपने ही हाथों से गोली मारकर मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मैं तो केवल इन दोनों के साथ गया था और इन्हें रामबस के द्वारा बताई गई जगह पर लेकर गया था जहां पर रामबस ने इन दोनों को गोली मार दी। हालांकि इसके बाद पुलिस रामबस को ढूंढने में लग जाती है। हालांकि दोस्तों, चमन खान के बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा रामबस को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस की पूछताछ में वो बताता है कि मेरा इस मर्डर में कोई भी हाथ नहीं है। मैंने इन दोनों का मर्डर नहीं किया है क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 दिन से कहीं बाहर गांव गया हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने रामबस की फोन लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस को पता चला कि उस दिन रामबस घटना वाली जगह के आसपास ही मौजूद था और उसकी फोन की लोकेशन भी घटना वाली जगह के आसपास ही थी। इसीलिए पुलिस के द्वारा रामबस से कड़ाई से पूछताछ की गई। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा जब रामबस से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसी ने ही इन दोनों पति पत्नियों की हत्या की है और मरने वाला विकास सिसोदिया मेरा भांजा है और मैंने उसकी हत्या उसकी मां लालों देवी उर्फ ललिता के कहने पर ही किया है। उसी ने मुझे इन दोनों की हत्या करने के लिए कहा था और यह सारा प्लान उसी का था, क्योंकि ये दोनों उसकी बात नहीं मान रहे थे। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा तुरंत ही ललिता देवी उर्फ लालों को गिरफ्तार किया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने ही अपने बेटे और बहू का मर्डर करवाया है क्योंकि ये दोनों मेरी बात नहीं मान रहे थे। पुलिस की पूछताछ में ललिता बताती है कि मैंने अपने बेटे को काफी मुश्किलों से पाला था, उसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन उसने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया और वह किसी लड़की से प्यार कर बैठा और उससे शादी करने के ख्वाब सजाने लगा। लेकिन वो लड़की हमारी जाति की नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया और मैं उसकी शादी जबरदस्ती अपनी पसंद की एक लड़की के साथ करवा दी। हालांकि जैसे ही उनकी शादी के करीब 8 से 9 महीने गुजरे तब मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही निकल गई, क्योंकि मुझे पता चला
कि ये दोनों पति पत्नी केवल नाम के ही पति पत्नी थे। इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं था, यानी कि उनके बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। ये केवल पति पत्नी होने का नाटक ही कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में लालू ने यह भी बताया कि मेरे बेटे और बहू की शादी के करीब 8 महीने के बाद मुझे एक दिन पता चला कि मेरी बहू के गैर पुरुष के साथ अवैध संबंध है। हालांकि यह बात विकास को भी पता थी कि उसकी पत्नी के किसी और पुरुष के साथ अवैध संबंध है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि विकास अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड से बातें किया करता था और उन दोनों के बीच अभी भी अवैध संबंध थे। और मैंने एक दिन तो अपने ही घर के अंदर विकास की पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ आपत्तिजनक अवस्था में भी देख लिया था। वो पुलिस की पूछताछ में बताती है कि इसके बाद मैंने उन दोनों को एक दिन अपने पास बिठाया और खूब समझाया कि तुम दोनों पहले की सारी बातें भूल जाओ और एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाला जीवन व्यतीत करो। लेकिन उस समय दोनों में से किसी ने भी मेरी नहीं सुनी और विकास ने तो मुझे धमकाया भी कि मैं इस पूरे मामले से दूर रहूं। लेकिन इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आकर विकास और उसकी पत्नी को जान से मारने का प्लान बनाया, क्योंकि अगर ये बात दुनिया को पता चल जाती कि मेरे बेटे और बहू के किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध है तो मेरे गांव में बहुत बेइज्जती होती है। इसीलिए मैंने दोनों को मारने का अपने भाई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और इस प्लान को अंजाम देने के लिए मैंने एक दिन विकास से कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर केला देवी के दर्शन करने के लिए चले जाओ और अपने साथ अपने मामा की गाड़ी लेकर चले जाना। हालांकि उस समय विकास ने मेरी बात मान भी ली और वह अपने मामा की गाड़ी लेकर केला देवी के दर्शन करने के लिए चला गया और वो अपने साथ चमन खान को भी ले गया, जो कि मेरे भाई का नौकर था, क्योंकि विकास को कार चलानी नहीं आती थी। हालांकि चमन खान का विकास के साथ जाना हमारे ही प्लान का हिस्सा था। उसके बाद पहले तो उन्होंने माता के दर्शन किए और जब वो वापस लौटने लगे तो चमन खान ने विकास को गाड़ी सीखने के बहाने से ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी ले जाकर रुकवा दी, जहां पर पहले के प्लान के मुताबिक रामबस एक पिस्टल लिए हुए तैयार था और उसने तुरंत ही गाड़ी के आते ही उन पर 3 गोलियां फायर कर दी और 3 गोलियों की वजह से दोनों की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए और उन्होंने घर आकर मुझे उन दोनों को रास्ते से हटाने की खुशखबरी दी। हालांकि दोस्तों, लालू देवी ने पुलिस को यह भी बताया कि मेरा विचार तो दोनों को पानी के अंदर डुबाकर मारने का था, लेकिन मेरा वो प्लान फेल हो गया। इसीलिए मैंने दोनों को बीच सड़क पर गोली मरवा दी, क्योंकि यह मेरी इज्जत का सवाल था। हालांकि पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला कि इससे पहले विकास की बहन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई थी और उसी के डर की वजह से और अपनी इज्जत बचाने के लिए लालू देवी ने अपने बेटे और बहू का मर्डर करवा दिया। इज्जत खून से नहीं, विश्वास और समझदारी से बनती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठी शान, सामाजिक प्रतिष्ठा और रूढ़िवादी सोच के नाम पर लिए गए फैसले न केवल परिवारों को बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि निर्दोष जिंदगियों को भी लील सकते हैं। प्यार, रिश्ते और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अगर समझदारी और धैर्य से संभाला जाए तो कई त्रासदियों को टाला जा सकता है। सम्मान कभी किसी की जिंदगी छीन कर नहीं, बल्कि दूसरों को समझकर और अपनाकर पाया जाता है। लालू देवी के लिए समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना सबसे अहम था। उनके बेटे विकास ने उनकी मर्जी के खिलाफ प्यार किया और उनकी बहू किसी और के साथ संबंध रखती थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने ही बेटे बहू को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी इंसान की जिंदगी की कीमत समाज की इज्जत से कम हो जाती है? क्या एक मां के लिए उसकी संतान की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका समाज में चेहरा होता है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इज्जत और प्रतिष्ठा हमारे विचारों और कर्मों से बनती है, न कि किसी को मारने या दबाने से। अगर लालू देवी ने अपने बेटे और बहू को समझने की कोशिश की होती या बेटे को उसकी पसंद से शादी करने की इज्जत दी होती तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। अगर हम सच में एक सभ्य और विकसित समाज बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इज्जत खून बहाने से नहीं, बल्कि प्रेम और परस्पर सम्मान से बनाई जाती है।